प्रेसिडेंट हाउस से मेरे फादर को फ़ोन आया एक लड़की के लिए कि उसके फादर गौरव महसूस कर रहे हैं। आई वॉज ऑलवेज अ फील्ड ऑफिसर, वन चीफ मिनिस्टर है ना, एंड वन मिनिस्टर ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब मिनिस्टर्स आपके जो कन्विक्शन हुआ, जो भी वहाँ सीबीआई में के लिए सेलेक्ट होता है, गुड ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड। पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट। पेन इज स्ट्रॉन्गर देन द स्वॉर्ड। AK-47 से आपको राइनो को मारा जाता था। एक ही गाड़ी में आपके पास नार्कोटिक्स भी था, वेपन भी था, राइनो हॉर्न भी था। लगभग 3,000 पोचर्स का वी हैड ऑलरेडी डेटा बैंक, ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेट से इंफॉर्मेशन एंड इनपुट। फर्स्ट चैलेंज जो हमारे पास आया वो महाकुंभ। फर्स्ट टाइम हमारी PTI का पूरा हमने नेशन वाइड, जो आज तक नहीं हुआ था, 1870 में लास्ट PTI का टेबल बना था या न्यूज़ सिस्टम, तो हमने न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर किस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ को बारीकी से देखा। वो हाथरस में बच्चों के खिलाफ क्राइम रोकने वाली महिला हैं। उन्होंने CBI में एक लंबा समय बिताया, DG ट्रेनिंग रही, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में एक लंबा समय और टाइगर्स पोचिंग को काफ़ी रोकने की कोशिश की। आज हमारे साथ तिलोत्तमा वर्मा जी हैं। हम उनसे उनके इन सारे जितने भी प्रोफेशनल एक्ट्स थे, जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ उन्होंने निभाई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यूपी कैडर की 1990 बैच ऑफिसर तिलोत्तमा वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे पहले जो हाथरस में जो हुआ था बच्चों का, और जिसको लेके आपको अवार्ड भी मिला, गैलेंट्री अवार्ड, तो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? उस दिन लगभग 12 बजे की बात है। मैं ऑफिस में बैठी थी और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सादाबाद, मथुरा से जुड़ा हुआ है हाथरस से, कि वहाँ पर एक बैंक में रॉबरी हुई है, डिकॉइटी हुई है, और 2 लोग जो आम वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव बीन गन डाउन, दोनों को मार दिया गया है। और बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तुरंत मैंने अपना और अपने फोर्स को, जैसे स्थिति में हम बैठे थे, जितने भी एडजॉइनिंग मेरे थाने थे, सबको बुलाया, और जो सिंडिकेट बैंक था जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर गए, मौका वारदात जानकारी की, और जैसे ही पता चला कि वो एक गाड़ी में और 2-3 मोटरसाइकिल पे जितने ये है कैश कुश लेकर और वेपन लेकर सब निकल गए हैं। उसके बाद कम से कम 12 बजे से 4:30-5 बजे का वारदात है, जब हम लोगों ने पहले तो गाड़ी से, फिर पैदल, फिर हर प्रकार से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि उस समय आपका वहाँ पर जैसे आपका इट इज़ टोटली लाइक बीहड़ सा है, बीहड़ एरिया है पूरा। तो जो हमको इंसिडेंट मिलता चला, पता चलता गया, तो हम फाइनली हम ट्रैक कर पहुँचे। तो एक को तो हमने इमिडिएटली पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद तब पता चला कि नहीं, 2 और कहीं और निकल गए हैं। तो ये मुझे लगता है, आप समझ लीजिए 4-5 घंटा कोई आसान नहीं है, आप पीछे चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। फाइनली वी वर एबल टू ट्रैक, एंड फिर वहाँ से जब क्रॉस फायरिंग हुई और फायरिंग हुई, आई वाज लीडिंग माय मैन। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आप एज ए लेडी ऑफिसर जाते हैं, वही विश्वास आपका फोर्स आपके साथ पीछे चलता है, एंड इन दैट वी वर एबल टू गन डाउन जो आपके मेन 2 क्रिमिनल थे, और जितना आपका लूटा गया था वेपन के रूप में, जितना कैश था, ऑल ऑफ दैट वाज रिकवर्ड। तो आप मान लीजिए कि ये कितना समय था, 12 बजे की बात, और 5-5:30 बजे वी हैड द होल केस वाज ओपनड अप फॉर अस। तो ये इंसिडेंट ऐसा था कि दिन का था, समय था, सो वी वर एबल टू व्हाटएवर। और आप उत्तर प्रदेश की पहली महिला ऑफिसर थी, IPS ऑफिसर, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। यस यस, So nice, so commendable. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इस बात को कई बार कहती हूँ कि अब तो मेरे फादर IPS, जैसे आपने कहा, और नाउ ही इज़ 93, तो जब भी याद करते हैं तो 2 कहते हैं कि मुझे तुम्हारी 2 चीज़ें हमेशा याद आती है। एक, व्हेन आई हैड गॉन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने उनको फ़ोन किया था कि आपकी बेटी आई है यहाँ पर, और सेकेंड, प्रेसिडेंट हाउस से मेरे फादर को फ़ोन आया कि आपकी बेटी को गैलेंट्री मेडल मिला है। तो व्हाट कैन बी फॉर अ डॉटर, एक लड़की के लिए, कि उसके फादर गौरव महसूस कर रहे हैं इस बात के लिए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जी। और CBI में काम करना
इंटेलिजेंस में काम करना, दैट इज वर्किंग ऑन द डेस्क। यस, तो आपको फील्ड में काम करना ज़्यादा पसंद था या डेस्क पे? एक्चुअली आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ फील्ड ऑफिसर। मुझे फील्ड में आज भी आप भेज दोगे तो इन्वेस्टिगेशन फील्ड, वो कीड़ा मेरे रात दिन चलता है कि अगर है तो कैसे केस। बट सीबीआई बहुत इंटरेस्टिंग था, और सीबीआई में मिस्टर विजय शंकर साहब थे, हमारे यूपी काडर के डायरेक्टर थे। उन्होंने ही गेव मी अ वेरी डिफिकल्ट डेस्क, उसको हम हेडक्वार्टर्स कहते हैं, सेंट्रल जो एंटी करप्शन का यूनिट हेड है, और वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल हैवी वेट्स के केसेस होते हैं। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं ये कह सकती हूँ कि हमने अपना ग्राउंड, वी वर सॉलिड ऑन आवर ग्राउंड। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो होता था उसमें एप्रिसिएशन हमको मिलता था अपने डायरेक्टर से कि आपने, और वी वर एबल टू स्टैंड अप बिफोर द अटॉर्नी जनरल्स एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ द कंट्री। तो मैंने तो वो भी समय देखा है, कोर्ट में भी समय देखा है, और ये भी देखा है कि तब भी हमने ईश्वर की कृपा से अपनी कॉन्शियस को थोड़ा भी हिलने नहीं दिया। यस, दैट आई कैन से। फिर भी सीबीआई के ही एक डायरेक्टर थे जिन्होंने सीबीआई को केज्ड पैरेट बताया था। और सिंस आप जैसा बता रही हैं कि पॉलिटिकल हैवी वेट्स थे, उसमें से जिनको आपने इन्वेस्टिगेट किया, तो कितने लोग थे जिनका केस अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचा? देखिए, मेरे सामने ही मुझे याद है कि एटलीस्ट one chief minister of a state, he was convicted, 2, and even one minister, central minister also. They were one chief minister and one minister. Bihar chief minister and? No, one chief minister, है ना? Okay. And one minister also, central government के मतलब ministers आपके जो conviction हुआ। But मैं CBI की एक बात कह सकती हूँ कि केस वहाँ मरता नहीं, वहाँ केस मरता नहीं है। ज़रूर स्टॉल करने की कोशिश हो सकती है, जो भी लेवल हो सकता है कहीं पुलिस की खामियाजी रहे, बट जो भी वहाँ सीबीआई में के लिए सेलेक्ट होता है, गुड ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड, डेफिनेटली गुड ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड, एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। पर पॉलिटिकल प्रेशर्स में आप क्या करेंगे वो आपकी फाइल बोलेगी, और वो फाइल ऐसी तकड़ी होती है कि उसको हिलाना मुश्किल होता है। उसका बड़े से बड़ी ताकत भी, जब आपने एक बार लिख लिया तो उसको, एज यू से, द पेन इज स्ट्रॉन्गर देन द स्वॉर्ड ऑल्सो, यस, माइटियर देन द स्वॉर्ड ऑल्सो। तो वो सीबीआई की ताकत है, मुझे लगता है आज भी सीबीआई की वही ताकत है। तो उसमें कोई ऑफिसर भी, आपका सीनियर भी प्रेशर नहीं कर सकता? एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ आप जब मैं सीबीआई में शुरू में गई यूपी काडर से, तो यूपी काडर में हमारा क्या होता था, कंसल्टेशन प्रोसेस होता था कि मान लीजिए कोई केस है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आप सीनियर ऑफिसर से बात करते कि सर ऐसा ऐसा है। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं वहाँ गई, ये आदत थी, तो हमारे जॉइंट डायरेक्टर उस समय थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैन आई कम? तो उन्होंने कहा व्हाई डू यू वांट टू कम? तो मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू डिस्कस इस केस को। बोले जो लिखना है फाइल पर लिखो, और वो अपने हाथ से 40 पेज लिखते थे वो। तो हमें तो सीखने को ही मिला वहाँ से, जब शुरू में इंडक्शन ही ऐसा हुआ। तो और ऑफिसर्स इतने मतलब जो NIA के बाद में फर्स्ट DG भी बने, आई हैव वर्कड विद देम, मतलब ऐसे ऑफिसर्स, हाँ यस, ग्रेट ऑफिसर्स। तो दे वर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, हमारे लिए इंस्पिरेशन थे, सही रास्ता और ताकत थे, वो हमारी ताकत थे, और बाद में हम दूसरों की ताकत बने कि वी हैव टू स्टैंड अप फॉर द राइट, एंड दैट इज़ वाई CBI बहुत सालों से इसी बात के लिए अलाइव है, दैट वहाँ पर जो पेन लिख लेता है एक बार, वो हमेशा के लिए मुझे लगता है मजबूत रहते हैं। वहाँ से फिर एक जो टाइगर पोचिंग पे आपने काम किया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, दैट्स ऑल्सो रिमार्केबल, उसके लिए भी आपको बड़े ढेर सारे अवार्ड्स मिले, जैसा अभी हमने बताया भी था। तो ह्यूमन बीइंग्स के खिलाफ क्राइम तो मतलब ट्रेन किया गया था, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को लेके इट वाज कम्प्लीटली न्यू फील्ड। सो आप उसमें कैसे आपने शुरू किया? आई थिंक ये सभी के लिए मुझे लगता है लर्निंग है। जब मैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में गई तो मुझे भी नहीं मालूम था कि वहाँ मेरे को क्या चैलेंजेस मिलेंगे। उस समय पहले मैं CBI में थी, और जब वापस डेपुटेशन पर आई
तो मैं सीबीआई में ही पोस्टिंग देख रही थी, उस समय वैकेंसी नहीं थी। पता चला कि एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली वहाँ पोस्ट है, तो हमने कहा हम भी वहाँ चले जाएंगे। तो हमें किसी ने कहा, मतलब मिनिस्ट्री से ही कहा कि अगर वहाँ आप कुछ ना करना चाहो तो बैठे रहो, तो तब भी ठीक है, कुछ कर लोगे तब भी ठीक है। तो फाइनली व्हेन आई वेंट देयर, आई विल से दैट जैसे मैंने यूपी में कहा कि जो महिलाएं हैं जो पीड़ित थी, जिनकी कोई वॉइस नहीं थी, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, तो वहाँ भी मुझे समझ आया कि ये इतने अनगिनत जानवर हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। और द सॉर्ट ऑफ पोचिंग, जिस प्रकार की पोचिंग इंडिया में हो रही थी, आप मान लीजिए कि आपके जो टाइगर्स थे 2005 में तो 1400 ही टाइगर बचे थे, बिल्कुल, ना। और जहाँ हमारे यहाँ हज़ारों में टाइगर थे, 1870 में लगभग 50,000 टाइगर थे जी। एलिफेंट की स्थिति भी वही हो गई, और राइनो वन आना। और मेरे सामने हमको देखने को मिलता था कि AK-47 से आपको राइनो को मारा जाता था। उसको मारने के बाद बेचारा अधमरा, जो भी मरा है वो तो इतना बड़ा है, तो उसका जो एक हॉर्न है उसको काट दिया जाता था। और कितनी जल्दी वो ट्रांसपोर्ट होकर क्रॉस बॉर्डर लेकर, और मार्केट वैल्यू 3-3 करोड़ रुपए की उसकी थी। तो ये तो एक हमारे पास केसेस आए जिसमें एक ही गाड़ी में आपके पास नार्कोटिक्स भी था, वेपन भी था, राइनो हॉर्न भी था। तो ये जो नेक्सस स्मगलर्स का था एट दैट लेवल, तो ये हमारे समझ में आने लगा। और फिर फाइनली हम लोगों ने स्टार्टेड विद, जितने भी देश के अंदर हमारे पोचर्स थे, लगभग 3,000 पोचर्स का वी हैड ऑलरेडी डेटा बैंक, ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेट से इंफॉर्मेशन एंड इनपुट। तो एक तो हमारे पास वो आपका हो गया। फिर बेस्ड ऑन द टाइम कि किस समय क्या पोचिंग होती है, तो दैट वी एक्सटेंसिवली वर्क विद द स्टेट्स एंड इंटेलिजेंस। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम इसमें कामयाब हुए, बहुत हद तक हुए। और उसके बाद फिर लास्ट आपका जो स्टिंट था डीजी ट्रेनिंग, जैसा आपने वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया, विच इज मोर ऑफ अ अगेन फील्ड जॉब, लेस अ डेस्क जॉब देन अ फील्ड जॉब, या ये कहें कि आपने एक डेस्क जॉब को फील्ड जॉब में कन्वर्ट कर दिया था। बट ट्रेनिंग वाज मोर ऑफ डेस्क जॉब, कि आपने मैनुअल्स बनाने थे, वहाँ पे भी आपने नई नई चीज़ें शुरू की कि आपने पुलिस मैनुअल्स बना दिए। तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? सो ट्रेनिंग में व्हेन आई केम टू हेड द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, यूपी में हमारे पास 11 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और बहुत सीनियर ऑफिसर्स ADG लेवल पोस्टेड इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स थे। तो एक तो ऑब्वियसली हमारे सामने चैलेंज था कि हम अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। जो आने वाले दौर में है, स्पेशली हमने एम्फेसिस दिया कि साइबर क्राइम पर एम्फेसिस दिया, भाई दिस इज़ वन एरिया जहां हमको अपने आप को निपुण करना है। विमेन रिलेटेड मैंने खास एम्फेसिस दिया कि जो भी हमारे पास ट्रेनीज आते हैं, आप सुनिश्चित कराएं कि भाई ऑल ऑफ देम आर सेंसिटाइज्ड टू दिस। फर्स्ट चैलेंज जो हमारे पास आया वो महाकुंभ का चैलेंज आया। और महाकुंभ में ये था कि लगभग 40,000 पुलिस फोर्स इज टू बी, मतलब डिप्लॉयड आउट देयर। और हमने अपने ऊपर ये चैलेंज कर लिया कि हम पुलिस ऑफिसर्स, आई मेड अ ग्रुप ऑफ अबाउट 32 यूपी से IPS ऑफिसर्स, यंग सीनियर, कोई ADG लेवल तक भी ऑफिसर्स हैं, जिनको हमने स्पेशली ट्रेन किया इनटू हाउ टू मोटिवेट एंड ट्रेन पीपल इनटू गुड बिहेवियर। तो पहले हमने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हमने महाकुंभ में जाकर ट्रेन नहीं किया। तो लगभग मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे सेशंस हुएंगे जिसमें 500, 300, 600 लोग थे, 700 लोग थे, और दिन भर हमारा यही काम था कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम उसको कंप्लीट करते थे, मतलब उसको बताते थे कि आपको अपना ध्यान कैसे देना है, आपको दूसरे की ध्यान कैसे देना है, आपका अपने प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और अल्टीमेटली हम उन्हीं में से 20 लोगों को बोलते थे, कांस्टेबल्स को, कि आप आइए, अब स्टेज पर आप आइए, आप बोलिए। तो आप मानेंगे नहीं कि वो हमसे बेहतरीन बोलते थे और कहते थे हम गंगा मैया की सौगंध लेते हैं कि जो भी यहाँ से जाएगा ना, वो निराश होकर नहीं जाएगा। यूपी पुलिस सबका। और आज भी मुझे कह रहा था कोई कि मतलब हैट्स ऑफ टू यूपी पुलिस व्हेन इट केम टू द महाकुंभ। किसी ने फिंगर नहीं उठाई होगी ऑन द बिहेवियरल इशू ऑफ द पुलिस फोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो मेरे सामने आया,
60,000 कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग होनी। मुझे लगता है कि दुनिया में एक समय में 60,000 कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग एक समय होना, मुझे लगता है कि वो अपने में गिनीज बुक रिकॉर्ड होगा। तो पहले तो हमारे पास था कैपेसिटी, हमारे पास उस समय लगभग 18-1,000 की कैपेसिटी थी। तो हमने फाइनली जो हमने प्रिपरेशन की और वो करने के बाद हम सीएम साहब के पास गए। हमने कहा कि सर हम 2 भाग में इसको कर लेंगे, 30-30 हज़ार की, 30,000 वन टाइम, 30,000। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग कराइए। पर सवाल उठा कि अगर 30,000 की हम कराएंगे, उसके बाद 30 तो सीनियरिटी का इशू होगा, चैलेंज कोर्ट में होगा। तो उन्होंने एकदम डिसीजन लिया कि आप 60,000 की कराइएगा और बेहतरीन ट्रेनिंग कराइएगा। तो मेरे सामने केवल 3 महीना बचा था, 3-3.5 महीना, जहां मुझे ट्रेनिंग मटेरियल बनाना है। आप मान लीजिए कि बेड, 60,000 लोगों के लिए बेड, डबल बेड, बंक बेड, जाली लगाना मच्छरों के लिए, आपको किचन का इक्विपमेंट आपको इंश्योर कराना है, आप ट्रेनिंग का इक्विपमेंट, मुझे फील्ड अपनी तैयार करानी है। तो मेरे और मेरे ऑफिसर्स ने, ये एक देखने वाली चीज़ है। अगर वहाँ की आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपके, बिकॉज सेंटर्स हमारे 12 थे, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जो अवेलेबल थे 112 सेंटर्स को हमने इक्विप किया। और एक एक सेंटर को आप देखेंगे तो यहाँ तक कि लॉन्ड्री मशीन, जहाँ आपकी लॉन्ड्री आपकी धुलेगी, आपकी बिजली, आपके हर क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया। एवरी क्लासरूम हैड अ पैनल एंड ट्रेनिंग मटेरियल मेरे और मेरे ऑफिसर्स ने बनाकर हमने लेसन प्लान्स बनाए। लेसन प्लान में हर व्यक्ति उस लेसन प्लान पर क्या पीपीटी बनेगा, और उस पीपीटी को पेन ड्राइव में दिया गया। सारे टीचर्स को ट्रेन किया गया, हर को पीपीटी पर, और ये कहा गया कि क्लास में आप ये पढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मुझे लगता है कि हमने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से निभाया। आज भी ट्रेनिंग अब ख़त्म होने वाली है मार्च में, वो ट्रेनिंग। तो ये मुझे लगता है कि मेरा रिटायरमेंट के पास था, और मुझे जो मैं ये तो कहूँगी ईश्वर की फिर देन थी कि भाई आपके सामने ये हम दे रहे हैं, कर दिखाइए। तो मैं और मेरी टीम, मैं नहीं कहूँ कि हम इंडिविजुअली हम क्या कर लेते, माई टीम स्टूड अप टू द कॉज। फर्स्ट टाइम हमारी पीटीआई का पूरा हमने नेशन वाइड, जो आज तक नहीं हुआ था, 1870 में लास्ट पीटीआई का टेबल बना था या न्यूज़ सिस्टम, तो हमने न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर किस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ को बारीकी से देखा। तो बहुत बेखूबी से मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसको कर पाए। That was really wonderful. And आपके बारे में माना जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक्स एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। तो ये कैसे हुआ, और उसके नतीजे आपको कैसे कैसे मिले हैं? देखिए, आने वाले, खासकर अगर तो आप वाइल्ड लाइफ में चले जाइएगा, वाइल्ड लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जंगल में आपको कोई एविडेंस मिलेगा, तो वहाँ तो केवल फोरेंसिक्स ही चलता है। और उसको हमने उस समय बहुत बढ़ावा दिया। हमने ही नहीं, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ, जितनी भी हमारी स्टेट्स थे साउथ एशिया वाले, हमने मिलकर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका है, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एम्फेसिस इसी बात पर दिया कि हम, जैसे कि राइनो हॉर्न का डंग है, राइनो का डंग है, उससे हम कैसे डीएनए निकाल पाएँ। एलिफेंट की मतलब सबका सब यही था कि भाई इसके जो आपका टस्क है, इससे हम कैसे कार्बन डेटिंग, तो हर चीज़ के लिए हुआ था कि हम फोरेंसिक से बेस्ट कैसे हम नतीजे कर पाएँ। इस पर सबसे पहले ये मेरा करियर का जब शुरू हुआ, तो मुझे याद है कि मैं एसपी सीआईडी थी लखनऊ। तो मेरे पास उस समय डीजी साहब थे, तो माथुर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यंग ऑफिसर है, इनको आप ये वाला, एक एक्सीडेंट केस था, तो एक्सीडेंट केस में बेसिकली ये हो रहा था कि भाई ये एक्सीडेंट ही है, मतलब गलती से हो गया केस। तो जिस परफेक्शन से फोरेंसिक से हमने एस्टिमेट लिया कि किस टायर पर कहाँ पर निशान है, कैसी घटना हुई, तो वो इतना सक्सेस हुआ कि डीजी साहब ने हर जगह हमारी उस चीज़ की तारीफ़ की कि देखिए हाउ ब्यूटिफुली दैट इन्वेस्टिगेशन वाज डन। बट अल्टीमेटली स्लोली वी रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखिएगा कि इवन सीबीआई में ऑल्सो आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर आपका होना है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, वॉइस एक्सपर्ट, आपको you can't do without that, and ultimately in the court of law यही स्टैंड करता है आपका जो एक्सपर्ट की जो आपकी वो है। तो आई थिंक हमने अपनी ओर से भी कोशिश किया इन फोरेंसिक्स। तो मुझे लगता है टुमारो इज द फोरेंसिक्स इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द कमिंग टाइम्स।
वो जो थोड़ा सा छूट गया, एक बार फिर से उस पर बात करते हैं कि जो टाइगर पोचिंग आपने इन्वेस्टिगेट की, रोकी, उसको तो कैसे, और जिसके लिए आपको इतने अवार्ड्स भी मिले, यूएनईपी का मिला आपको। सो ये बहुत बड़ा टास्क था, है ना, जी। ये बहुत बहुत बड़ा टास्क था। तो इस पर हम लोगों ने मेनी फोल्ड काम किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी पोचर्स थे देश भर में उनको आइडेंटिफाई किया, छोटा पोचर हो चाहे बड़ा पोचर हो। साथ ही साथ पहले तो 8-10 पोचर्स होते थे, पर अब बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पोचिंग एक और नया अजब तरीका आ गया था ऑनलाइन। हमने एक ऐसा पोचर पकड़ा जिसने 30 साल से आइवरी की पोचिंग कर रहा था, आइवरी की मतलब करता था और आपके जो भी पार्ट्स उसको, पर ऑनलाइन जब पोचिंग होने लगी और हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दैट, फर्स्ट टाइम वो डिटेक्ट हुआ कि दिस जेंटलमैन फॉर द 30 years ही इज़ बीन पोचिंग एंड ट्रेडिंग इन आइवरी पोचिंग। पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिया, सभी स्टेट्स में जाकर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग का मतलब हुआ कि अगर मैं महाराष्ट्र गई तो वहाँ के जो पीसीसीएफ हैं, फॉरेस्ट के हेड हैं, आपके कस्टम्स के हैं, आपके रेलवेज़ के हैं, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आपकी नेवी अगर आपके वहाँ की है, आपका पोस्ट ऑफिस से भी जाता है। तो ये 8-15-20 एजेंसीज़ को इकट्ठा कर कर हर को बताया गया कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना है। सो अल्टीमेटली जो हमने कोऑर्डिनेशन किया, पूरे देश में लोगों को संगठित किया और ये कहा कि हम इकट्ठा मिलकर ये काम करेंगे। फिर उसके बाद पूरे साल में हम डिवाइड कर दिया कि ये टाइम है जब टर्टल और टॉर्टोइस की सबसे ज़्यादा पोचिंग होती है सर्दियों के मौके में, या ये टाइम है जब चिड़िया के बच्चों को लाकर इनको बेचा जाता है। तो इनको हर महीने इनको अलग अलग इनको आपने स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने ऑपरेशंस किए और इन ऑपरेशंस की वजह से वी बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड आई थिंक that was what made people across the country and the enforcement agencies realization था कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था रेलवेज़ और एयरपोर्ट का। वो कमर्शियल है कि भाई आप अपने एयरपोर्ट पर हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स कराइए। तो मुझे अभी भी याद है जो मिस्टर गुरु प्रसाद थे उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी के, तो ही अलाउड मी इन 19 एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री दैट आप डिजिटल कैंपेन करिए। रेलवेज़ ने हमें अलाउ किया, पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया। तो एक वृहद स्तर पर जब आपने अवेयरनेस की, देन ऑफ कोर्स रीचिंग आउट टू स्कूल्स, कॉलेजेस, सो इंफॉर्मेशन ईजी हो गई, यानी इंफॉर्मेशन ईजी हो गई। एंड देन विद द हेल्प ऑफ आईबी के साथ हम जुड़ गए थे और आईबी से दे हेल्प्ड अस प्रोवाइड जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जो हम वी वर नॉट एम्पावर्ड टू डू सो द इंटेलिजेंस ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू गेट थ्रू द आईबी दैट यस जो इंटेलिजेंस उनसे मिल सकती है। सो इट वाज बेसिकली गेटिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। जो लोग अवेयर भी नहीं थे, उनको मालूम भी नहीं था कि ये पोचिंग हो रही है या ये चीज़ भी क्या है, ये स्पीशी भी क्या है। आप एक बार एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताते हैं कि जब शुरू में हम गए तो मैंने देखा कि अरे थाईलैंड में हमारे कछुए पकड़े जा रहे हैं या मलेशिया में हमारे कछुए पकड़े जा रहे हैं। तो मैं यूपी में डीजी साहब के पास गई उस समय, तो जावेद अहमद साहब थे। तो मैंने उनको कहा कि सर आपको क्या अच्छा लग रहा है कि यूपी से आपके इतने कछुए जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है, ये हम सब मिलकर करते हैं। तो उन्होंने बड़ी मीटिंग कराई और लगभग 200 IPS ऑफिसर्स थे। मैंने उनको एक लेक्चर दिया ऑन वाइल्ड लाइफ। 1 महीने का उन्होंने अभियान चलाया और 16,000 कछुए उन्होंने पकड़ लिए। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये तो ठीक है, तुम्हारे कछुए सारे थानों में घूम रहे हैं, इनके साथ करना क्या है मुझे? हाँ, तुमने तो अच्छा काम करा दिया। तो इवन रिहैबिलिटेशन उनको कहाँ से, अगर मान लीजिए मेरा कछुआ यूपी में पकड़ा जाता है पर कर्नाटक के रिवर से है, तो हमें उसको वापस कर्नाटक लेके जाना। मैडागास्कर से हमने बॉम्बे में पकड़े थे, सो वी हैड टू टेक देम बैक विद द एयरलाइंस बैक टू मैडागास्कर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी बिग चुनौती और इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। बिकॉज UN की एक रिपोर्ट आई थी कुछ ही साल पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी अब लगभग अभी 8 मिलियन फ्लोरा और फौना है। उनका कहना है कि कुछ 40-50 साल में 40 या 50 1 मिलियन स्पीशी हम खोने के कतार। तो ये तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए कॉल है, इट इज़ अ कॉल कि हमें ये नहीं पता। पहले स्पैरोज होती थी, वो नहीं दिखती हैं, तो हम खो जा रहे हैं और उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। राइट। तो ये अवेयरनेस आई थिंक क्लाइमेट चेंज की तरह मुझे लगता है
कि ये भी एक विषय है जो हमें और सोचने की ज़रूरत है। एक इसमें मेरे लास्ट क्वेश्चन था कि इफ यू वे गिवन अ टास्क टू रीडिजाइन द पुलिस फोर्स, यस, तो आप ऐसे 3 क्या क्या काम करना चाहेंगे जिससे कि पुलिस फोर्स बेटर हो पाए, मोर एफिशिएंट हो? तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें, मुझे लगता है जो हमें करने की आवश्यकता है, हमारा अभी भी एक्ट 1861 का एक्ट है, और जब वो 1861 का पुलिस एक्ट बना था जो अभी लागू है, तो वो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, म्यूटनी, फर्स्ट म्यूटनी हुई, उस पर बेस था। एंड द होल आइडिया ऑफ दैट वाज हाउ टू कंट्रोल द पब्लिक। पूरा था कि आप किस तरीके से इस देश की पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे और पीपल सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, तो दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग मुझे लगता है जिसको करने की आवश्यकता है। सेकेंड जो मैं बहुत मानती हूँ वो ये है कि आपका एटीट्यूडनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उसमें मेरा मानना है कि हम स्किल और नॉलेज एटीट्यूड, मेरा कहना है कि सबसे पहले एटीट्यूड आना चाहिए। आपका एटीट्यूड सही है, ट्रेनिंग आवर पीपल इनटू एटीट्यूड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़, जितनी हम अभी ट्रेनिंग, अगर यूपी में भी आप देख लें तो कांस्टेबल को अगर हम ट्रेन करते हैं एक बार, जितनी भी अब 9 महीने की ट्रेनिंग इस बार हो रही है, तो उसके बाद मुझे लगता है उसको 15 साल तक मौका नहीं मिलता कि फिर से ट्रेन हो। तो वो जो उसने सीखा है, वो वेपन चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आई थिंक ट्रेनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो ये अगर हम चाहते हैं कि हम पब्लिक सेंट्रिक हो, हमारी पब्लिक और हमारा अच्छा सामंजस्य हो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम पीपल फ्रेंडली पुलिस बनाएं। उसके लिए ट्रेन और रीट्रेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, thank you so much ma'am Thank you. for talking to Indian Masterminds, Thank you very much. Thank you. and such insightful talk. Thank you. Thank you very much.